दीपक, क्लास चल रही है क्या? नहीं सर, अभी खत्म हुआ जस्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। चलो ठीक है, तो आज ये मैं हेलिकल गियर का टॉपिक, स्पर गियर के सारे प्रॉब्लम मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया हूँ। और इसके बाद आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग जो स्टेप दिए हुए हैं बीबी भंडारी में, उसी के स्टेप को फॉलो अप करते हुए जो उसके अनसॉल्व है उसको सॉल्व कर सकते हो। और डेटा बुक आपके पास होना ही चाहिए। अब्दुल्ला शरीफ की डेटा बुक ले लो, काफी काफी एक्यूरेट स्टाइल में समझाया है अब्दुल्ला शरीफ ने। वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और ऑलमोस्ट जो आंसर है वो एक्यूरेटली आ जाता है। जहां पर 1.5 आना चाहिए अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, तो 1.45 मैंने 0.5 का ये अंतर आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है अब्दुल्ला शरीफ की बुक से। डेटा का भी एक्यूरेट दिए हुए हैं और आपके पास फॉर्मूले भी उसके एक्यूरेट दिए हुए हैं अब्दुल्ला शरीफ के, तो आप खरीद लेना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और मेरे ख्याल से आप लोग की एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है क्या?
आप लोग की एग्जाम ऑनलाइन होने एग्जाम वाली है क्या? एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है सर हम लोग को, कब होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कुछ हाँ नहीं तो खबर है सर। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे ख्याल से तुम लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आप लोग को जो एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे तो उसमें आप लोग अपने साथ डाटा बुक ले जा लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हो सकता है अगर मान लो गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दे और आप लोग को ऑफलाइन देता है अभी एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग को ये डेटा बुक के हेल्प से आप लोग को पूरे जितने भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो हेलिकल गियर स्टार्ट करते हैं। हेलिकल गियर में क्या है कि हेलिकल, देखो बेसिक डिफरेंस जो है हेलिकल गियर में और स्पर गियर में, एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि अगर जो स्पर गियर होता है उसके जो टीथ होते हैं वो कट होते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के। जो स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो, मान लो अगर आपका एक स्पर गियर मैंने ये ले लिया हूँ, अगर मान लो ये एक यहाँ पर मैंने एक मैं ये ले लेता हूँ, ये मान लो अगर ये स्पर गियर है, ये अगर राउंड में स्पर गियर है, तो इसके जो टीथ है यहाँ पर से जो टीथ दिखेंगे इस साइड से, वो इसके एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से पैरेलल होंगे। इसके जो टीथ कट किए जाते हैं, जो टीथ कट कट करके जो गियर के टीथ होते हैं, वो जो टीथ हैं वो जस्ट कट होते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के, तो स्पर गियर कहलाता है। तो ये स्पर गियर की बात थी। पर वहीं पर अगर हम अगर हेलिकल गियर को लेते हैं तो उसका जो टीथ होता है वो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, पिच सिलेंडर में। मतलब उसका एक्सिस जो होता है वो जो एंगल बनाते हुए, जो उसका जो शाफ्ट जो है, जो आपका जो टीथ कट होते हैं, जिसके जो टीथ कट होते हैं आपके जो हेलिकल गियर के जो टीथ कट होते हैं, उसका जो एक्सिस होता है वो एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से, टीथ का एक्सिस और शाफ्ट के एक्सिस से इंक्लाइंड रहता है। तो ये जो है ये आपका हेलिकल को जो उसका जो हेलिक्स जो होता है, जो गियर इस प्रकार से कट होता है कि वो हेलिक्स के फॉर्म में कट होता है और थोड़ा सा इस सिलेंडर पे बना हुआ रहता है। तो ये एक डिफरेंस है हेलिकल गियर का और स्पर गियर का। तो इसमें थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, हेलिक्स एंगल बनाते हुए आपका टीथ कट रहता है हेलिकल गियर में, और स्पर गियर में पैरेलल टू द शाफ्ट होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और देखा जाए तो दो बेसिक डिफरेंस है हेलिकल गियर के, जिसमें एक पैरेलल हेलिकल गियर आता है और एक क्रॉस्ड हेलिकल गियर आता है। तो पैरेलल हेलिकल गियर जो होता है वो जो पैरेलल हेलिकल गियर जो होता है वो दो पैरेलल शाफ्ट में दो पैरेलल शाफ्ट उसमें होते हैं। पैरेलल हेलिकल गियर जो होता है वो ऑपरेट होता है दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में ऑपरेट होता है। दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में अगर ऑपरेट हो रहा है तो पैरेलल हेलिकल गियर है। और इस केस में जब दो पैरेलल हेलिकल शाफ्ट के बीच में जब वो रोटेशन होता है, तो इसमें जो हैंड ऑफ द हेलिक्स है वो अपोजिट होते हैं। पैरेलल हेलिकल शाफ्ट में हैंड ऑफ द हेलिक्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर मैं ये दो पैरेलल हेलिकल शाफ्ट को शो कर रहा हूँ, और इसके जो हैंड ऑफ द हेलिक्स है वो अपोजिट। देखो इधर देखो, ये एक जो टीथ जो है इधर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप बनाते हुए है, वहीं पर इधर देखो ये इंक्लाइंड स्लोप में बनाते हुए यहाँ पर जिसके टीथ है। तो ये जो शाफ्ट जो है पैरेलल तो है, इन लोग के शाफ्ट पैरेलल, लेकिन इनकी जो हेलिक्स है वो अपोजिट है। इसमें होता है राइट हैंड पिनियन जो होता है वो मैच होता है लेफ्ट हैंड गियर के साथ। और अगर लेफ्ट हैंड पिनियन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पिनियन जो होता है वो राइट हैंड गियर के साथ मैच्ड होता है। ये होता है पैरेलल शाफ्ट की कंडीशन की बात। अब आते हैं क्रॉस्ड हेलिकल गियर में। क्रॉस्ड हेलिकल गियर में होता है कि जो शाफ्ट जो होते हैं वो माउंटेड होते हैं क्रॉस्ड एक्सिस के साथ में। क्रॉस्ड हेलिकल गियर में जो शाफ्ट होते हैं वो माउंटेड होते हैं क्रॉस्ड एक्सिस के साथ में, क्रॉस्ड एक्सिस की तरफ माउंटेड होते हैं, क्रॉस्ड एक्सिस बना करके वो माउंटेड होते हैं शाफ्ट में। और इनका टीथ जो होता है वो मे बी सेम डायरेक्शन हो सकता है या मे बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स हो सकता है, अपोजिट हैंड ऑफ द हेलिक्स हो सकता है, मे बी सेम डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स हो सकता है, सेम डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ द हेलिक्स हो सकता है, या अपोजिट हैंड ऑफ द हेलिक्स हो सकता है। इसमें दोनों में इसमें क्रॉस हेलिकल गियर में दोनों संभावनाएं बनी जाती है। तो ये हेलिकल गियर का दो टाइप है, एक पैरेलल हेलिकल गियर और दूसरा क्रॉस्ड हेलिकल गियर। यहाँ पर देखो एक टर्मिनोलॉजी है, मैं यहाँ पहले स्लाइड में लेके चल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी ऑफ द हेलिकल गियर। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है पेयर ऑफ द हेलिकल गियर का, टेक्निकल ड्राइंग का यहाँ पर मैंने यहाँ शो किया है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। और ये नेसेसरी है कि इसमें हैंड ऑफ द हेलिक्स को शो किया जाए या फिर डायरेक्शन ऑफ द टीथ, या तो हैंड ऑफ द हेलिक्स बोलो या फिर डायरेक्शन ऑफ द टीथ बोलो।
इसको शो करना बहुत जरूरी होता है ड्राइंग में। यहाँ पर जो हैंड ऑफ द हेलिक्स जो है जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, वो यहाँ पर देखो थ्री थीन कंटिन्यूस लाइन, 3 कंटिन्यूस लाइन को लेकर के मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ जो हेलिकल गियर है तो इसको शो करते हैं, तो ये जो लाइन है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है टू द राइट साइड ऑफ द पेज। पहला देखो राइट हैंड हेलिकल टीथ यहाँ पर शो कर रहा हूँ, पिनियन जो राइट हैंडेड हेलिकल टीथ रेड पेन से मैंने इंडिकेट किया हूँ। और ये जो आपके जो स्लोपिंग इसका जो लाइन है, ये लाइन जो होते हैं वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होते हैं टू द राइट साइड ऑफ द पेज ऑफ द राइट हैंडेड हेलिकल टीथ के लिए। देखो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड, देखो ये राइट साइड का पेज, अगर मैं ये राइट साइड का पेज ले लेता हूँ या फिर इस डायग्राम की तरफ का राइट हैंड साइड है, तो ये जो स्लोप है अगर राइट हैंडेड हेलिकल टीथ है तो राइट हैंडेड RH हेलिकल टीथ को शो करने के लिए जो इंक्लाइंड लाइन है वो राइट साइड के पेज के जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड स्लोप बनाते हुए दिखाई देना चाहिए, तो वो ओपिनियन को राइट हैंडेड हेलिकल टीथ कहलाएगा। वहीं पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हेलिकल गियर जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिकल टीथ का बना हुआ है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल टीथ वाला गियर है, हेलिकल गियर है, तो इसके लिए जो आपकी जो थ्री थीन कंटिन्यूस लाइन जो है उसको राइट साइड में इंक्लाइंड अपर इंक्लाइंड करते हुए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द लाइन्स आर स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट साइड ऑफ द पेज ऑफ द लेफ्ट हैंडेड हेलिकल टीथ। स्लोपिंग अपवर्ड, ये जो स्लोपिंग अपवर्ड दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड ऑफ द पेज में, अगर हम स्लोपिंग अपवर्ड कर रहे हैं ये राइट हैंडेड गियर टिप को लेफ्ट हैंडेड गियर टिप को बताएगा, और वहीं पर अगर ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है तो राइट हैंडेड हेलिकल टिप को बताएगा। स्लोपिंग डाउनवर्ड है राइट हैंडेड हेलिकल, स्लोपिंग अपवर्ड लेफ्ट हैंडेड हेलिकल, तो ये है। इसमें अगर पिनियन है तो पिनियन राइट हैंडेड हेलिकल टिप, अगर स्लोपिंग इधर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है राइट हैंडेड साइड में तो वो आपका जो है राइट हैंडेड हेलिकल टीथ है पिनियन के लिए। और अगर गियर के लिए अगर वो अपर इंक्लाइन बता रहा है राइट हैंड साइड की तरफ से, अगर ये तीन कंटिन्यूस लाइनें जो है वो अगर अपर इंक्लाइन होकर के बता रहा है तो ये बताएगा कि गियर जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिकल टीथ है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल टीथ। RH हेलिकल टीथ, LH हेलिकल टीथ, RH में स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, LH में स्लोप अपवर्ड रहेगा। तो ये है, ये आपका बेसिक ये रिप्रेजेंटेशन है आपका ये हेलिकल गियर को शो करने का। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आप लोग के लिए बेसिक क्लास के लिए जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्मूलों में अगर आपका ध्यान जाता है तो आप जब क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखते हैं, अगर देखो यहाँ मैंने रेड पेन से लिखा हूँ कि PN जो है नॉर्मल डायमीटरल पिच को अगर शो कर रहा है, नॉर्मल डायमीटरल पिच को अगर PN शो कर रहा है और P अगर ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच को अगर शो कर रहा है तो इनके बीच में एक फॉर्मूला बनता है PN इज इक्वल टू P अपॉन कॉस साई। साई जो है वो हेलिक्स एंगल को शो करता है, ये जो हेलिक्स पैरेलल के रिस्पेक्ट शाफ्ट के रिस्पेक्ट में ये जो इंक्लाइंड एंगल जो बन रहा है यहाँ पर इनके टीथ के रिस्पेक्ट में तो वो हेलिक्स एंगल है। और ये कॉस साई जो है, साई जो होता है वो हेलिक्स एंगल को डिनोट करते हैं। तो डायमीटरल पिच जो है नॉर्मल डायमीटरल पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच डिवाइड बाय कॉस साई। अब ये अगर मैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन m ले लेता हूँ और PN इज इक्वल टू 1 अपॉन mn ले लेता हूँ, तो जहाँ पर mn जो है नॉर्मल मॉड्यूल को शो कर रहा है और m जो है वो ट्रांसवर्स मॉड्यूल को शो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर फॉर्मूला अगर इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो mn इज इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय कॉस साई जो होता है, ये फॉर्मूला बनता है। अगर आपको नॉर्मल मॉड्यूल फाइंड आउट करना है और आपके पास ट्रांसवर्स मॉड्यूल का वैल्यू दी हुई है और हेलिक्स एंगल की वैल्यू दी हुई, तो नॉर्मल मॉड्यूल जो होगा उसका फॉर्मूला यहाँ तक गेट कर सकते हो, यहाँ से इसकी वैल्यू गैदर कर सकते हो। देखते कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर देयर आर टू प्रेशर एंगल, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल अल्फा और नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा एन, अगर नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा एन है और ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल अगर अल्फा है तो अगर रिस्पेक्टिव इन द रिस्पेक्टिव प्लेन में अगर देखा जाए तो अगर हमको हेलिक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, अल्फा एन नॉर्मल प्रेशर एंगल है और अल्फा ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल दे दिया हुआ है, तो हेलिक्स एंगल फाइंड आउट करने बोल रहा है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर tan अल्फा एन डिवाइड बाय tan अल्फा से, तो cos साई इज इक्वल टू tan अल्फा एन डिवाइड बाय tan अल्फा का ये फॉर्मूला होता है जिससे आप यहाँ से हेलिक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आते हैं, अगर नॉर्मल प्रेशर एंगल इज यूजुअली 20 डिग्री दिया हुआ है, नॉर्मल प्रेशर एंगल यानी कि अल्फा एन जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स में, नॉर्मल प्रेशर एंगल है। पिच सर्कल डायमीटर अगर d है
तो हेलिकल गियर के बीच में तो हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू mz होता है। तो यहाँ पर अगर हमको हेलिकल गियर में फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू m इंटू Zn डिवाइड बाई cos अल्फा cos साई हो जाएगा। यहाँ पर ये m अपॉन cos साई इंटू Zn कर दोगे तो यहाँ से D जो है आपको यहाँ पर जो है पी सर्कल डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। पी सर्कल डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है, ये यूज होगा। अभी हम लोग इसका बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा जो है यहाँ पर फॉर्मूला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू हेलिकल गियर हैविंग अ Z1 एंड Z2 एज द नंबर ऑफ द टीथ। अगर Z1 और Z2 नंबर ऑफ द टीथ हैं फॉर टू गियर्स के लिए या दो पिन के लिए, तो अगर हम यहाँ पर दो Z1 और Z2 अगर नंबर ऑफ द टीथ दिए हुए हैं तो आप यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? A इज इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाय 2 इंटू cos साई। ये फॉर्मूले जो है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अब्दुल्ला शरीफ में शायद इसमें कहीं पर दिया हुआ है लेकिन कम दिया हुआ है, तो ये आपको मैं कल अगर डिस्कस करूंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए, ज्यादा लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं है। अगर आप स्पर गियर का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको ये हेलिकल गियर की भी प्रैक्टिस करने में आपको ध्यान में याद हो जाए। तो सेंटर डिस्टेंस इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस Z2 बाय 2 डिवाइड बाय cos साई। यहाँ से आपको यहाँ से सेंटर डिस्टेंस निकल जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है द स्पीड रेशियो ऑफ द हेलिकल गियर। ये तो आपको बहुत जानने याद हो ही गया होगा। स्पीड रेशियो कैसे, I इज इक्वल टू स्पीड रेशियो होता है। और I अगर दिया हुआ है, I अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ओमेगा पी डिवाइड बाय ओमेगा जी। ओमेगा पिनियन डिवाइड बाय ओमेगा गियर इज इक्वल टू जेड गियर डिवाइड बाय जेड पिनियन करोगे तो गियर रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, या इस पर स्पीड रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। स्पीड रेशियो के लिए ओमेगा पी अपॉन ओमेगा जी, और अगर गियर रेशियो बोल रहा है तो आपके यहाँ से जेड जी अपॉन जेड जी करोगे तो आई की वैल्यू निकल जाएगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर पी जो है सफिक्स में यूज कर रहे हैं वो पिनियन के लिए, डी जो सफिक्स में यूज कर रहे हैं वो गियर के लिए। तो यहाँ से ये फॉर्मूले हैं कुछ ये। यहाँ पर देखो एक टर्म आता है टूथ प्रोपोर्शन। टूथ प्रोपोर्शन क्या है? इन हेलिकल गियर में नॉर्मल मॉड्यूल जो mn है वो सेलेक्ट किया जाना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द नॉर्मल मॉड्यूल के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है वीवी भंडारी में 1.25 लेना है। 1.25 के बाद 1.5 लेना है। 1.25 यानी कि 1 में 0.25 का इंक्रीमेंट, फिर 0.25 का इंक्रीमेंट के बाद 1.5 बना, और उसके बाद फिर 0.5 का इंक्रीमेंट लेकर 2 बना, उसका फिर 2.5 और 3 4 5 6 8 और लेकर तक के नॉर्मल मॉड्यूल की सीरीज दी हुई। ये प्रेफरेंस के लिए है। जब अगर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना, मान लो अगर आप गियर डिजाइन कर रहे हो और नॉर्मल मॉड्यूल का रेंज अगर आपको सेलेक्ट करना है, मान लो अगर 3 आ गया तो आप डायरेक्टली 4 ले सकते हो, 4 आ गया तो आप 5 ले सकते हो, अगर 2.5 आ रहा है तो 3 ले सकते हो, अगर 1.5 आ गया तो 2। ये प्रेफरेंस है, ये केवल प्रेफरेंस दिया हुआ है नॉर्मल मॉड्यूल का, जो आप इसको बेसिकली आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ देखो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द एडेंडम और एडेंडम के लिए स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, जैसे कि स्पर गियर में दिया हुआ था। एडेंडम यानी कि यहाँ पर H A से दिखा रहा है, A एडेंडम के लिए सफिक्स है, और H जो है वो यहाँ H जो एडेंडम को बता रहा है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूल। वहीं पर एडेंडम इज इक्वल टू 1.25 नॉर्मल मॉड्यूल, और वहीं पर क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.25 नॉर्मल मॉड्यूल। ये फॉर्मूले हैं। एडेंडम सर्कल डायमीटर जो है उसको कैसे निकाल सकते हो? एडेंडम सर्कल डायमीटर दैट इज इक्वल टू सर्कल डायमीटर बोल रहा है, ना कि एडेंडम बोल रहा है। एडेंडम और एडेंडम सर्कल डायमीटर में डिफरेंस है। तो एडेंडम सर्कल डायमीटर अगर हम ले रहे हैं DA, दैट इज इक्वल टू mn ब्रैकेट में z अपॉन cos साई प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। वहीं पर एडेंडम सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? DF इज इक्वल टू mn z अपॉन cos साई माइनस 2.5। एक में प्लस 2 जुड़ रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है 2.5। ये एडेंडम सर्कल डायमीटर जो है इसके लिए फॉर्मूला है। अच्छा, नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा जो होता है ऑलवेज 20 डिग्री होता है। नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा एन एंगल जो है, अल्फा एन की वैल्यू अल्फा एन की वैल्यू 20 डिग्री हमेशा होता है। और वहीं पर अगर हेलिक्स एंगल देखते हैं तो वो 15 से लेकर के 25 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। तो अल्फा एन जो है नॉर्मल प्रेशर एंगल, अल्फा एन की वैल्यू ऑलवेज 20 डिग्री होगा। अगर 20 डिग्री हेलिकल गियर की बात कर रहे हैं, हेलिकल गियर की बात कर रहे हैं, तो अल्फा जो एन है नॉर्मल प्रेशर एंगल जो है वो यहाँ पर 20 डिग्री होगा। आप ये वीवी भंडारी के लिए बेसिकली आप इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन के बेस की बात कर रहा हूँ, आप न कि कहीं इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वहां डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। आपको इंडस्ट्री में जाकर डिजाइन करने वाली बात नहीं है, वहां कुछ दूसरे हो सकते हैं आपके लिए कुछ वैल्यू जो है
अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग, या वेरी कर सकता है या कहीं कांस्टेंट होगा या नहीं होगा उसके लिए श्योर शॉट नहीं बता सकता। लेकिन आप जो इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको बेसिकली आप वीवी भंडारी की बुक बहुत अच्छी बुक है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल प्रेशर एंगल ऑलवेज 20 डिग्री। और अगर एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं अल्फा एन की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप 20 डिग्री चूज कर सकते हो। हेलिक्स एंगल वेरी करता है 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक के, और मिनिमम फेस विड्थ की वैल्यू है, पी की वैल्यू क्या है पाई एम एन डिवाइड बाय साइन साई लोगे तो पाई एम एन अपॉन डिवाइड बाय साइन साई अगर कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम फेस विड्थ की वैल्यू जो है पी की वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो आप चलो देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल, ये 18.1 है वीवी भंडारी का। देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अ पेयर ऑफ द पैरेलल हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ अ 20 टीथ पिनियन, ZP की वैल्यू दी हुई है, मैशिंग विद 40 टीथ गियर, ZG की वैल्यू दी हुई है, हेलिक्स एंगल इज 25, साई यानी कि साई एंगल जो दिया हुआ है साई इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है। द नॉर्मल प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री, अल्फा एन की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है। नॉर्मल मॉड्यूलर ने mn इज इक्वल टू 3 mm दिया हुआ है, mn की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट करना है ट्रांसवर्स मॉड्यूल, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, एक्सियल पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर, द सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एडेंडम सर्कल डायमीटर फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है, सब फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते जाना है, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे क्या करते हैं जो डेटा दी हुई है उनको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ZP इज इक्वल टू 20, ZG इज इक्वल टू 40 और आपका जो mn इज इक्वल टू 3 mm और ओमेगा साई इज इक्वल टू साई दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री और अल्फा n इज इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है। स्टेप 1 में देखते हैं, पहला निकालना ट्रांसवर्स मॉड्यूल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ट्रांसवर्स मॉड्यूल जो है अगर नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मॉड्यूल इनटू cos साई होता है, तो अगर आपको ट्रांसवर्स मॉड्यूल निकालना है तो m इज इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाय cos साई कर लोगे तो 3 अपॉन cos 25 कर लोगे 3.31 mm मिल जाएगा। दूसरा देखो ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा n डिवाइड बाय cos साई। तो tan अल्फा n की वैल्यू में tan 20 डिवाइड बाय cos 25 करोगे और tan अल्फा में अल्फा को tan इनवर्स में शिफ्ट कर दोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 21.88 डिग्री मिल जाएगा। ये आपका ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल है, ये अल्फा की वैल्यू ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल है और अल्फा एन नॉर्मल प्रेशर एंगल है और साई जो है हेलिक्स एंगल है। तो ट्रांसवर्स एंगल जो है वो निकल गया, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। तीसरा देखो फाइंड आउट करना है एक्सियल पिच फाइंड आउट करना है। पी एक्सियल इज इक्वल टू पी अपॉन tan साई होता है, ये फॉर्मूला है, और पी इज इक्वल टू पाई एम जो होता है ये अब्दुल्ला शरीफ में दिया हुआ है, अब्दुल्ला शरीफ में। तो पाई एम डिवाइड बाय tan साई करोगे तो यहाँ से आपका एक्सियल पिच निकल जाएगा, पीए की वैल्यू पाई इंटू 3.31 डिवाइड बाय tan 25 करोगे तो 22.3 mm मिल जाएगा। चौथा देखते हैं पी सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर क्या है। पी सर्कल डायमीटर को निकालने के लिए डीपी इज इक्वल टू ZP डिवाइड बाय cos साई करोगे तो यहाँ से ZP अपॉन cos साई करने पर पी सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन निकल जाएगा। ZG अपॉन cos साई करोगे तो पी सर्कल डायमीटर फॉर ZG गियर निकल जाएगा। तो ये DP कितना निकला 66.2 mm और DG कितना निकला 132.4 mm। अब देखो सेंटर डिस्टेंस निकालना है। सेंटर डिस्टेंस A इज इक्वल टू क्या होता है DP प्लस DG बाई 2। ये भी सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर आपने DG और DP डायरेक्टली निकाल दिया है तो ये सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। नहीं तो आप सेंटर डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, mn z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 इंटू cos साई करोगे तो उससे भी आप सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो A इज इक्वल टू DP प्लस DG डिवाइड बाई 2 तो 66.2 प्लस 132.4 बाई 2 इज इक्वल टू 99.3 mm निकल गया सेंटर डिस्टेंस। एडेंडम सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, mn इंटू ब्रैकेट में z अपॉन cos साई प्लस 2 और डेडेंडम सर्कल डायमीटर mn इंटू ब्रैकेट में z अपॉन cos साई माइनस 2.5। तो एडेंडम सर्कल डायमीटर के लिए कितना हो जाएगा mn इंटू ब्रैकेट में z अपॉन cos साई प्लस 2। तो mn की वैल्यू 3 है और z इज इक्वल टू 20 है डिवाइड बाय cos 25 प्लस 2 तो 72.2 mm निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एडेंडम सर्कल डायमीटर। और जो डेडेंडम सर्कल डायमीटर है उसका फॉर्मूला मैं आपको रिपीट करवा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू mn इंटू ब्रैकेट में z अपॉन cos साई माइनस 2.5। तो डेडेंडम सर्कल के लिए 3 इंटू 20 डिवाइड बाय cos 22.25 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 58.77 mm निकल जाएगा। तो यहाँ से ये आपका ये बेसिक क्वेश्चन जो था वो इसके बेस पे निकल गया।
तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? ये जो मैं डिस्कस किया हूँ यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखो फोर्स एनालिसिस यहाँ पर एक आता है, फोर्स एनालिसिस। तो यहाँ पर देखो, जब हम स्पर गियर डिजाइन कर रहे थे तो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स कंट्रीब्यूट हो रहे थे। यहाँ पर जब जो रिजल्टेंट फोर्स जो P होता है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला तो टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स आप लोग के अकॉर्डिंग सही है, आप सोच भी रहे होंगे रेडियल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स तो होगा ही होगा। लेकिन एक तीसरा फोर्स यहाँ पर होता है हेलिक्स के एंगल होने के कारण, दैट इज इक्वल टू एक्सियल कंपोनेंट या फिर थ्रस्ट कंपोनेंट बोलते हैं। एक होता है रेडियल कंपोनेंट, एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, और तीसरा जो होता है वो एक्सियल कंपोनेंट होता है, एक्सियल कंपोनेंट या फिर थ्रस्ट कंपोनेंट। यहाँ डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ये एक हेलिकल गियर है, उसकी ये छोटे छोटे देखो ये टीथ कट दिखाई दे रहे, तो ये टीथ कट के एक पॉइंट पर P फोर्स जो है, देखो ये A से लेकर के C पॉइंट तक का जो रेड डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो P फोर्स है। और ये P फोर्स देखो ऊपर वर्टिकली जो है वो रेडियल फोर्स है। यहाँ देखो एक्सिस की तरह, यहाँ पर देखो ये टीथ के जस्ट परपेंडिकुलर पे एक्सियली देख रहे हैं तो वो PT है, और साइड से अगर यहाँ पर जो एक्सियल बन रहा है वो एक्सियल दैट इज इक्वल टू PA है। तो ये नोमेनक्लेचर है। यहाँ पर ये देखो ये A है, यहाँ पर जो C पॉइंट है, और ये आपका इस कॉर्नर पे B पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो यहाँ देखो इसको मैंने, अगर ये जो ऊपर से एक्सिस जो बन रहा है और जो ग्राउंड फेस है उसके साथ में अल्फा एन एंगल बन रहा है, और ये जो ग्राउंड फेस पर जो ये जो बना है BCD, ग्राउंड पे जो बना हुआ है ये एंगल BCD इज इक्वल टू ओमेगा है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर ये लिख ही दिया हूँ इसके रिस्पेक्ट में। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपका जो एंगल है, ये देखो ये, इसको मैं अगर डायग्राम में शो करता हूँ, ऊपर से देखता हूँ तो ABC, ये A है, ये नीचे में B है और ये C है। तो ये ABC, यहाँ ACB एंगल बना रहा है अल्फा एन, और ये AB जो है वो रेडियल है। यहाँ पर अगर रेडियल लग रहा है तो ये PR ये भी रेडियल लग रहा है, पैरेलल होने के कारण एक्सिस के। तो ये कॉर्नर पे तो ये हो गया, ये ABC पर आपका एंगल बनाते हुए अल्फा एन बना रहा है, और ये जो BDC पर जो बन रहा है वो साई बना रहा है, और P एक्सियल बना रहा है। देखो ये ग्राउंड फेस पर जो बन रहा है BC और D, ग्राउंड फेस में जो एंगल बन रहा है वो साई है, ये BCD को लेके बनाते हुए एक्सियली PA बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल के द्वारा PR इज इक्वल टू P sin अल्फा एन लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर पाइथागोरस जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर PR इज इक्वल टू P इंटू साइन अल्फा एन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 1। और BC बार, यहाँ देखो ये BC बार ये है, तो BC बार इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका ये P cos अल्फा एन। यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो ये P cos अल्फा एन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिए। और यहाँ पर ट्रायंगल BDC देखते हैं, देखो ये BDC एंगल है, BDC एंगल में आप यहाँ पर PA इज इक्वल टू BC साइन साई लिख सकते हो। तो P cos अल्फा एन इंटू साइन साई, ये BC की ऊपर की वैल्यू यहाँ पुट अप करके मैंने 3 इक्वेशन लिख दिया। PT इज इक्वल टू BC cos साई लिख सकते हो, ये ऊपर का जो आपका जो PT है BC की वैल्यू को यहाँ P cos अल्फा एन की वैल्यू को cos साई के साथ यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अगर हम यहाँ पर अगर हम एडजस्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से शिफ्टेड मेथड से, तो PA इज इक्वल टू PT tan साई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है। एक्सियल फोर्स PA का PT tan साई आपके पास एक फॉर्मूला आता है। PR रेडियल फोर्स के लिए आपका, यहाँ देखो PR के लिए आपका PT ब्रैकेट में tan अल्फा एन डिवाइड बाई cos साई आ जाता है। PR रेडियल फोर्स के लिए आपका PT के टर्म में यहाँ पर एक वैल्यू होगा। और PT इज इक्वल टू कैसे हम निकालते थे इस पर गियर में, 2 इंटू MT डिवाइड बाई D से, DP जो P सर्कल डायमीटर होता था तो 2 MT बाई D से निकालेंगे PT। और MT कैसे निकालोगे, MT को 60 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट डिवाइड बाई 2 पाई NP से, ये MT निकल जाएगा, MT निकल गया, PT निकल जाएगा, PT निकल जाएगा तो आपका ये PR निकल जाएगा, PR निकल गया तो PA निकल जाएगा। तो इस प्रकार से PT, PR और PA 3 मेन कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पर निकालना रहता है फोर्स एनालिसिस के लिए। तो देखो यहाँ डायरेक्शन हमको कैसे चूज करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, रेडियल कंपोनेंट के लिए वही डायरेक्शन यूज करना है जैसे हम स्क्वायर गियर में यूज करते थे। जैसे कि यहाँ देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे, डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर ड्राइविंग गियर के लिए अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन,
जो ड्राइविंग गियर है उसके लिए जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते थे ड्राइविंग गियर के लिए, और वहीं पर ड्रिवन गियर के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे लेते थे, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसी सेम डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे ड्रिवन के लिए। तो ड्राइविंग और ड्रिवन के लिए टेंजेंशियल का डायरेक्शन डिसाइड हो गया। दूसरा रेडियल का है, रेडियल का बहुत ही इजी है। रेडियल कंपोनेंट अगर पिनियन के लिए उसी के टुवर्ड सेंटर में एक्ट करेगा, चाहे वो पिनियन हो चाहे वो गियर हो। अगर गियर के लिए रेडियल डायरेक्शन देख रहे हैं तो गियर अगर नीचे में है, पिनियन अगर ऊपर में है तो पिनियन के टुवर्ड अपर डायरेक्शन है, पिनियन के लिए ऊपर रेडियल फोर्स डायरेक्शन एक्ट करेगा। और रेडियल कंपोनेंट जो है गियर अगर नीचे में है तो गियर के लिए नीचे टुवर्ड सेंटर की तरफ एक्ट करेगा रेडियल कंपोनेंट। आ जाते हैं थर्स्ट कंपोनेंट के लिए, थोड़ी सी दिक्कत आती है। थर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप ड्राइविंग गियर डिसाइड करो। आपका अगर पेयर दिया हुआ है गियर में, अगर पिनियन दिया हुआ है और गियर दिए हुए हैं, दोनों में कौन किसको ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइविंग कौन है उसको पहले आप डिसाइड करो, पहला तरीका है। फिर अगर राइट हैंडेड हेलिक्स है ड्राइविंग गियर तो राइट हैंड यूज करोगे, अगर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है तो लेफ्ट हैंड यूज करोगे आप। अगर गियर अगर लेफ्ट हैंडेड, अगर जो ड्राइविंग गियर अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड यूज करोगे, ड्राइविंग गियर अगर राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड यूज करोगे। अब जिस डायरेक्शन में आपका जो गियर ड्राइव हो रहा है, मान लो अगर मैंने राइट हैंडेड यूज किया तो अगर ये राइट हैंडेड यूज कर रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में टीथ जो रोटेट होते हुए डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो मैं इस फिंगर को उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लूंगा। और ये जो थंब जो होगा वो एक्सियल डायरेक्शन शो करेगा, एक्सियल थ्रस्ट कंपोनेंट के लिए डायरेक्शन शो करेगा ये थंब। मान लो अगर मेरा पिनियन ऊपर में है और नीचे में गियर है, और पिनियन अगर ऊपर में रोटेट हो रहा है और वो अगर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपने फिंगर को मैं फोल्ड करूंगा और वो लेफ्ट हैंडेड टीथ है तो लेफ्ट हैंडेड और पिनियन ही ड्राइविंग है और ऊपर से वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं अपने फिंगर को उस डायरेक्शन में फोल्ड करूंगा जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में फोल्ड होते हुए रोटेट करूंगा और ये जो थंब है वो थंब उसका एक्सियल थ्रस्ट को डिनोट करेगा। ये उसका डायरेक्शन का तरीका है। अगर आपने ड्राइविंग का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है तो आपका जो ड्रिवन है उसके अपोजिट हो जाएगा। ड्रिवन जो है उसका एक्सियल थ्रस्ट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करना है। ये डायरेक्शन के लिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a pair of the parallel helical gear is shown in the figure। 5 किलोवाट, फिगर ए में 5 किलोवाट पावर एट 720 आरपीएम सप्लाइड टू द पिनियन ए। ये पिनियन ए है, 5 किलोवाट सप्लाइड टू द पिनियन ए और थ्रो इट्स शाफ्ट पे यहाँ पर ये सप्लाई कर रहा है 5 किलोवाट को। नॉर्मल मॉड्यूल 5 mm दिया हुआ है और नॉर्मल प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। पिनियन हैज राइट हैंडेड टीथ व्हाइल द गियर हैज लेफ्ट हैंडेड टीथ। पिनियन राइट हैंड टीथ है और गियर लेफ्ट हैंडेड टीथ है और हेलिक्स एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। पिनियन रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पिनियन, ठीक है। ये आपके लिए ध्यान देने लायक बात है। और आपका जो ये जो दिया हुआ है, और जब ये हेलिक्स एंगल 30 डिग्री है, पिनियन रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको हम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज से देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और डिटरमाइन करो कंपोनेंट को, टूथ फोर्स को ड्रा करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने बोल रहे हैं जो कि ऐड कर रहे हैं पिनियन पर और गियर पर। सबसे पहले यहाँ देख लो, ये समझ लो, ये पिनियन नीचे ऊपर वाला पिनियन ए है और नीचे वाला गियर बी है और इसका नंबर ऑफ द टीथ 20 है और इसका नंबर ऑफ द टीथ 30 है। तो गिवन में क्या क्या शॉर्ट आउट कर लेते हैं। किलोवाट की वैल्यू दी हुई है 5, रोटेशनल आरपीएम एनए पिनियन के लिए दिया हुआ 720, जेड ए दिया हुआ 20, जेड बी 30, एमएन मॉड्यूल दिया हुआ है 5 mm और साई एंगल दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री और अल्फा एन की वैल्यू, नॉर्मल एंगल की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है। कंपोनेंट कैसे निकालोगे, एमटी निकालोगे, तुरंत फटाफट निकालोगे। रेटेड टॉर्क 16 × 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई एनए से, तो आपका 66,314.56 आ जाएगा न्यूटन एमएम पर। टीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जेड ए एमएन अपॉन कॉस साई से आपके यहाँ 115.547 आ जाएगा। और आपका जो पीटी है दैट इज इक्वल टू 2 × mt डिवाइड बाय डीए करोगे तो यहाँ से 2 × 66,314.56 डिवाइड बाय 115.47 आ जाएगा। ये पीटी की वैल्यू निकल गई 1148.6 न्यूटन। पीए कितना हो जाएगा, पीए का फॉर्मूला पीटी 10 साई होता है
तो यहाँ से पीए की वैल्यू 663.14 न्यूटन आ जाएगा। पीआर कितना होता है, पीआर इज इक्वल टू पीटी tan अल्फा एन डिवाइड बाई cos फाई होता है। तो यहाँ से 1148.6 इंटू 1020 डिग्री डिवाइड बाई cos 30 डिग्री करोगे तो ये पीआर निकल जाएगा, फॉर्मूले में पुट अप करोगे सारी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, देखो यहाँ पर ये मैं पिनियन का डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये 3D व्यू में थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिनियन डायरेक्शन का यहाँ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट हैंडेड टीथ है। पीटी का आपको पता है जो ड्राइविंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो ये पीटी के लिए डिसाइड हो गया। ये पीटी जो ड्राइविंग है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ड्राइविंग जो है उसका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो पीटी इसका अपोज करते हुए यहाँ पर डायरेक्शन पीटी हो जाएगा। पीआर रेडियल कंपोनेंट होता है टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली ड्रिवन के लिए पीटी उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ड्रिवन रोटेट होता है। ड्रिवन यहाँ पर गियर है, ये ड्रिवन है, ये उसी डायरेक्शन में ड्रिवन हो रहा है जिस डायरेक्शन में, तो उसके लिए पीटी उस डायरेक्शन में हो जाएगा। आते हैं एक्सियल के लिए, देखो ये आपका राइट हैंडेड है, ये मैंने राइट हैंड लिया, ये राइट हैंडेड जो है ये फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ये गियर जो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है पिनियन, और पिनियन यहाँ पे ड्राइविंग है। सबसे पहले ड्राइविंग के लिए डिसाइड किया जाएगा, ये ड्राइविंग रोटेट हो रहा है और इसके फिंगर को मैं फोल्ड करूंगा जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ये फिंगर उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट होते हुए लिया, ये रोटेट हुआ, ये मैंने फोल्ड कर दिया। ये जो थंब है वो एक्सियल थ्रस्ट को बताएगा, तो ये इस तरफ जाएगा सीधा आपके टूवर्ड। तो देखो यहाँ पर एक्सियल फोर्स जो है देखो ये इस गियर के टूवर्ड जा रहा है, और जो ड्रिवन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये पीआर डिसाइड हो गया, ये पीटी डिसाइड हो गया, तो ड्रिवन जो है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पीए जो है तो सब हमेशा एक्सियल के लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है, सॉरी आपको एक्सियल थ्रस्ट के लिए आपको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा ड्राइविंग कौन है ड्रिवन कौन है। ड्राइविंग अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड लोग लेते, अगर आपका ड्रिवन अगर ड्राइविंग अगर लेफ्ट हैंडेड होता, लेफ्ट हैंडेड टीथ होता तो मैं लेफ्ट हैंड लेता और फिंगर को फोल्ड कर देते क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, थंब मेरे तरफ बताता तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक बार और बताना पड़ेगा? शुभदीप, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। बनेगा ये फोर्स एनालिसिस का प्रॉब्लम? हाँ बन जाएगा सर। चलो ठीक है। तो इस पर गियर में हमने पीटी और पीआर के बारे में डिसाइड कर चुके हैं, पीटी और पीआर का कैसे निकलता है। ये आपका हेलिक्स एंगल था जिसमें आपको देखना था स्माइल अंसारी तक हो गया है, स्माइल अंसारी तक। तो इस क्लास को किसी ने और अच्छे से अटेंड किया है जो मैं आपको बताया हूँ, फोर्स एनालिसिस हेलिकल गियर के लिए 3 कंपोनेंट जो होते हैं? और कोई बता सकता है जिसको समझ में आया होगा शुभदीप को छोड़ के? यस सर। सुमित को समझ में आया, चलो ठीक है। तो फोर्स एनालिसिस का ये सिंपल प्रॉब्लम था। इसके आगे हम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में डिफिकल्ट प्रॉब्लम को थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद फिर जो डिजाइन है, जो आपका जो बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।